नमस्ते। कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो शुरू होगा समय की शुरुआत से और अरबों साल का फासला तय करके सीधा हमारे पैरों के नीचे की जमीन पर आकर रुकेगा। इस सफर में हम ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचकर ही दिमाग चक्कर जाता है ना? कि आज जो ये इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड है, वो कभी एक सुई के नोक से भी छोटा था। तो आखिर ये हुआ कैसे? आइए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, जो बिग बैंग थियरी आज हम जानते हैं, वो कोई एक रात में नहीं आ गई थी। इसके पीछे वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियों की मेहनत है, एक बहुत लंबी कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि ये थ्योरी धीरे धीरे विकसित हुई। 1749 में बुफन को लगा कि शायद कोई धूमकेतु सूरज से टकरा गया होगा। फिर कांट ने कहा, नहीं, ये गैस का एक बादल था। लेकिन उनकी थ्योरी में एक छोटी सी दिक्कत थी, जिसे बाद में लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना से ठीक किया। और फिर इन सब आइडियाज को जोड़कर 1927 में जॉर्ज लेमेंटर ने वो थ्योरी दी जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का जो मेन आइडिया है ना, वो है सिंग्युलैरिटी। जरा कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का हर एक कण, हर तारा, हर ग्रह, मतलब सब कुछ एक बहुत ही छोटे और बेहद गर्म बिंदु में बंद था। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बाहर की तरफ फैलने लगा। अच्छा, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सवाल आता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी? और लोग अक्सर रॉबर्ट वैगनर का नाम सोच लेते हैं। पर यह बात याद रखनी है, थ्योरी सबसे पहले 1927 में जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी। वैगनर ने तो बस बाद में उसे और अच्छे से समझाया था। और हाँ, इन सारे नामों को लाइन से याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है। बुफन ने टक्कर मारी, कांट की गैस उड़ी, लाप्लास की निहारिका आई और लेमेंटर ने बैंग कर दिया। बस ये एक लाइन और पूरा सीक्वेंस याद। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड फैला और ग्रेविटी ने अपना काम शुरू कर दिया। बन गई गैलेक्सीज। अब आते हैं अपने घर, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे पर। और यहां भी एक पुरानी गलतफहमी है जिसे आज हम ठीक करेंगे। तो सवाल यह है कि हमारी आकाशगंगा असल में दिखती कैसी है? पुरानी किताबों में तो यही लिखा है कि वो एक जलेबी की तरह गोल गोल है। लेकिन क्या ये सच है? 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जिसने सारी कहानी बदल दी। और ये रहा जवाब। 2005 के बाद हमें पता चला कि हमारी आकाशगंगा एक बार्ड स्पाइरल है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दिवाली वाली चरखी। सोचिए, बीच में एक सीधा डंडा है और उसके दोनों सिरों से भुजाएं निकल रही हैं। तो अब से याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा दंड सर्पिलाकार है। चलिए अब गैलेक्सी के अंदर चलते हैं और उन चमकते हुए अरबों तारों को देखते हैं। किसी भी तारे की जिंदगी असल में दो जबरदस्त ताकतों के बीच की एक जंग है, एक बैलेंसिंग एक्ट। देखिए, एक तरफ है ग्रेविटी, जो तारे को अंदर की तरफ खींच रही है, मानो उसे कुचल देना चाहती हो। और दूसरी तरफ है तारे के कोर में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन, जो जबरदस्त एनर्जी बनाकर तारे को बाहर की तरफ धकेल रही है। जब तक ये दोनों ताकतें बराबर हैं, तारा चमकता रहता है। लेकिन जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? इसका फैसला करता है एक मैजिकल नंबर 1.44। इसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं और ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है। यही नंबर तय करेगा कि तारे की मौत कैसे होगी। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। अगर तारे का बचा हुआ हिस्सा हमारे सूरज के वजन से 1.44 गुना से कम है, तो वो शांति से एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अगर ये 1.44 से 3 गुने के बीच है, तो वो एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और अगर ये 3 गुने से भी ज्यादा भारी है, तो ग्रेविटी जीत जाएगी और वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। और इस कमाल की चीज को याद रखने के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है। सबसे छोटा सफेद, थोड़ा बड़ा न्यूट्रॉन और सबसे भारी काला। सिंपल। ये लाइन आपको तारे के वजन और उसकी किस्मत का रिश्ता हमेशा याद दिलाएगी। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड से निकलकर अपने घर, अपने सोलर सिस्टम में आते हैं। यहां भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देती हैं। ये एक क्लासिक सवाल है जो फंसा देता है। लॉजिक तो यही कहता है कि जो ग्रह सूरज के सबसे पास होगा, यानी बुध, वही सबसे गर्म होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? जवाब शायद आपको चौंका दे। नहीं,
सबसे गर्म ग्रह है वीनस यानी शुक्र, जो दूसरे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि उसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटा कंबल है। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, पर बाहर नहीं जाने देता। इसे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसने वीनस को एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसा बना दिया है। और हाँ, एक और जरूरी फैक्ट, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई चांद नहीं है, बुध और शुक्र। बाकी सबके पास कम से कम एक तो है ही। तो अब अपनी इस लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम अपने प्यारे नीले ग्रह पृथ्वी पर लैंड करते हैं। लेकिन जिस दुनिया को हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी जमीन लगातार हिल रही है और इस कहानी की शुरुआत की थी एल्फ्रेड वैगनर ने। वैगनर ने कमाल का आइडिया दिया कि बहुत बहुत साल पहले आज के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक सिंगल विशाल सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम उन्होंने रखा पैंजिया, और उसके चारों तरफ था एक ही महासागर पैंथलासा। फिर धीरे धीरे ये पैंजिया टूटने लगा। ये 2 बड़े टुकड़ों में बटा। ऊपर वाला हिस्सा कहलाया लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और बाद में इन्हीं 2 बड़े टुकड़ों से आज के हमारे 7 महाद्वीप बने। और इस पूरी कहानी को याद रखने के लिए ये आखिरी मेमोरी ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। बस ये लाइन याद रखिए, अल्फ्रेड वैगनर ने पैंजिया को तैराया जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। इसमें साइंटिस्ट, सुपर कॉन्टिनेंट और उसके दोनों हिस्से सब कुछ आ गया। तो हमने एक छोटे से बिंदु से शुरुआत की, तारों के बनने और मिटने की कहानी देखी, और ये भी जाना कि हमारी अपनी धरती की जमीन भी हमेशा एक जैसी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी चल रही है, ऊपर आसमान में भी और हमारे पैरों के नीचे भी। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हम जानते हैं कि ये महाद्वीप आज भी इसी वक्त धीरे धीरे खिसक रहे हैं। तो जरा सोचिए, आज से करोड़ों साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये ख्याल ही हमें बताता है कि हम एक हमेशा बदलते हुए जिंदा ग्रह पर रहते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।